हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं रमेश कुमार चेनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल में दोस्तों कुछ बिंदु होते हैं, इस बिंदु को हम एक एक करके डिटेल से हम इसको समझेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों इस क्षेत्रफल को हम कैसे पढ़ें, कैसे इसको समझें, कैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम बना पाए। तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा जो पहला बिंदु है वो होगा हमारा आयत। दोस्तों जो पहला आपका तो बिंदु होगा वो हमारा होगा आयत है। अब ये आयत होता क्या है, यदि दोस्तों आपको इस चित्र से समझेंगे तो आपको इस चित्र से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। तो दोस्तों आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। दोस्तों आयत क्या होता है, आमने सामने की, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे हम चित्र से देखते हैं कि आयत होता कैसे है। जैसे दोस्तों हमारा आयत ये है, ये दोस्तों हमारा आयत है। इसमें दोस्तों आपको क्या है कि आमने सामने ये भुजा और ये भुजा क्या है दोस्तों, बराबर है। इस भुजा के सामने ये भुजा बराबर है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो आपका आयत कहलाता है। दोस्तों इस आयत की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी आयत की लंबाई होगी। अब इसको तो आप आयत की लंबाई नहीं कह सकते क्योंकि इससे तो बड़ी ये भुजा है, तो इसका मतलब है आपकी जो सबसे लंबी भुजा होगी वो आपकी आयत की लंबाई होगी, आपकी लंबाई है। दोस्तों ये आपकी चौड़ाई है, चौड़ाई है। इस आयत की आपकी लंबाई है। सबसे बड़ी जो भुजा होगी, चाहे वो इसी प्रकार क्यों ना हो, इस तरह से भी होगा दोस्तों आपका, तो भी वो आपकी, अब ये नहीं है इसमें लंबाई है, ये लंबाई नहीं है दोस्तों आपकी, क्योंकि इससे बड़ी भुजाई ये है आयत में, तो ये आपकी लंबाई होगी और ये आपकी चौड़ाई होगी। तो दोस्तों इसमें आप क्या करोगे, इसमें अब आपके जो आयत बन रहा है, इसमें आयत में आपको एल है, इनको दोस्तों लंबाई को एल से दर्शा सकते हैं और दोस्तों चौड़ाई को आप 20 से दर्शा सकते हैं। एल को लंबाई से और चौड़ाई को 20 से दर्शाएंगे। तो दोस्तों इसमें आयत में भी तीन बिंदु और आते हैं। इसमें इस आयत में पहला बिंदु होता है दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल। क्या आता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल आता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें दोस्तों रटना नहीं है, हमें चित्र से समझना है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है आपकी जो ये लंबाई है, इस संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है हमें। इस संपूर्ण क्षेत्रफल के इस संपूर्ण आयत के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसकी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि आपको लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दोगे तो आपका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दोस्तों आपका आयत का क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ये होता है। तो फिर आप इसको एल, जैसे आगे आपकी लंबाई है, इसको एल से दर्शा सकते हो गुणा, और इसको चौड़ाई को 20 है तो इसको 20, या फिर इसको एल बी भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें होता है क्या है कि आप जिसका भी क्षेत्रफल निकालते हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो अर्धवृत्त का हो, चाहे वो घनाभ का हो। जैसे कि हम अगले वीडियो में उस चैप्टर को घनाभ वाले ठोस वस्तु के आयतन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि इसमें वहां पर क्या होता है कि उसका जो क्षेत्र में निकालते हैं घनाभ का, चाहे घन का निकालो, चाहे किसी भी निकालो, बेलन का, तो जितना भी आप क्षेत्र में निकालते हो, जिसका भी, आयत का, वर्ग का, वृत्त का, त्रिभुज का, तो वहां पर क्या होगा, आपको वर्ग लगाना होगा। आपको कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्ग नहीं लगाते हैं इसको। तो जितना भी आप जिसका भी क्षेत्र में निकालते हो तो वहां पर वर्ग लगाना होगा। और जो क्वेश्चन में हमें यदि मीटर में दिया हो तो वर्ग मीटर लगाएंगे,
यदि दोस्तों आपको पर्सन में मीटर न दिया हो, आप सेंटीमीटर में दिया हो, यदि आपको सेंटीमीटर में पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर लगाएंगे। यदि दोस्तों आपको सेंटीमीटर में नहीं दिया हो और यदि क्वेश्चन में आपको फुट में दिया हो तो वर्ग फुट लगाएंगे वहां पर। लेकिन हमें वर्ग लगाना है क्षेत्र वाले में, जिसका भी क्षेत्र में निकालते हो, चाहे आयत का क्षेत्र में निकालो या फिर वर्ग का निकालो, त्रिभुज का निकालो, वृत्त का, अर्धवृत्त का, जितना भी आप जिसका भी क्षेत्र में निकालते हो वहां पर आपको वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, इस आयत में हमारा दूसरा पॉइंट आता है परिमाप, आयत का परिमाप। दोस्तों परिमाप कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, या फिर परिमाप को आप परिमिति भी बोल सकते हो, परिमिति, परिमिति। कई बार दोस्तों क्या होता है कि परिमाप की जगह हम परिमिति भी दे देता है। यदि अब ये क्या है कि यहाँ पर परिमाप नहीं दिया हो तो परिमिति दो, घबराने नहीं है, यहाँ पर परिमिति दिया है तो परिमाप, यानी दोनों एक ही है। एक कई बार ये आयत में ये भी देता है, एक चीज परिधि भी दे देता है। ऐसे तो परिधि तो वृत्त वाले में आता है कि ऐसे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी वहां पर आता है परिधि का मान। दो परिधि का जो शब्द है वहां पर वृत्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर कौन ये इसमें परिधि का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसमें परिधि का वृत्त वाले जो प्रश्न बनता है वहां पर परिधि का प्रयोग किया जाता है। कई बार वहां पर क्या होता है परिमिति भी दिया जाता है, परिधि की जगह परिमिति भी दिया जाता है, वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिधि। तो इस दोस्तों अगर आपको ये तीनों नामों से एक नाम दिया हो तो तीनों को एक जैसा ही समझकर आप क्वेश्चन का हल करेंगे। अब ये होता क्या है परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, ये आयत का परिमाप नहीं है, जैसे इसमें तो आयत का परिमाप है। परिमाप होता क्या है, ये कुल लंबाई होती है इसकी। जैसे कि हमने इस चित्र में देखेंगे तो आयत का परिमाप होता क्या है, हमारे पास ये पूरा आयत है, इस आयत का परिमाप इस यानी इस जितनी भी भुजा हैं इसके आमने सामने की भुजा, इनका कुल योग कर देंगे आप, इनका कुल योग करेंगे, जिसके आमने सामने की भुजाओं का कुल योग है, यानी इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई की यदि हम जोड़ देंगे तो हमारी क्या जाएगी, आयत का परिमाप आ जाएगा। दोस्तों इसका सूत्र तो होता है, लेकिन एक बार हम इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एल है, एल है, एल की दो तो हमारे पास एल है और दो आपके पास चौड़ाई है बी प्लस बी। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो एल एल के यहाँ पर क्या होगा, दो एल प्लस दो, यहाँ पर बी है तो हमने दो बी कर दिया है। यदि इसमें दो, इसमें दोनों में यानी एल लंबाई से भी दो से गुणा और बी से भी दो से गुणा है, तो यहाँ पर दो है, दो है, ये दो को एक बार आप क्या करो बाहर निकाल लो और कोष्ठ में जैसे भी आपके मान अंदर बच रहा है वो ऐसे के लिख देंगे, लंबाई और आपकी प्लस चौड़ाई, ये आपका सूत्र बन जाएगा आपको आयत का परिमाप। तो दोस्तों आयत का परिमाप आपका पास ये होता है, लेकिन यहां पर वर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका भी आप क्षेत्र में निकालते हो वहां पर केवल वर्ग का करेंगे। अब इसमें आपको परिमाप पूछा है, यदि क्वेश्चन में आपके पास मीटर है तो आप मीटर, यदि आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यदि दोस्तों आपके पास फुट में है तो आप फुट लगा देंगे। यहाँ ऐसा करना आपको। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है, हमारा दोस्तों हमारा इसमें तीसरा पॉइंट आता है, क्या होता है, हमारा आयत का विकर्ण। अब दोस्तों ये आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, दोस्तों आयत का विकर्ण ये होता है, ये आयत का विकर्ण होता है दोस्तों। अब इसको कैसे ज्ञात करें, इसको सूत्र में किस तरह से बनाएं इसको। दोस्तों आपको ध्यान में होगा कि ये चित्र किस तरह से बन रहा है हमारे पास, ये वाला, ये आपका त्रिभुज जैसा बन रहा है। और त्रिभुज में हम जब दो तिर्यक जो कर्ण ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र वाला प्रयोग किया जाता है यहां पर। तो वहां पर क्या होता है कि पाइथागोरस में हमने बचपन में पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, वहां पर कर्ण ज्ञात करने के लिए, इसको कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम,
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। दोस्तों हम वैसे तो सूत्र को रट भी सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे एक बार। इसको करण ज्ञात करना है हमें। पाइथागोरस प्रमेय में करण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों हम, तो वहां पर क्या होता है, इसमें करण होता है। क्या होता है दोस्तों, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है दोस्तों आपके पास। यदि हमारे पास लंब आपके पास b है तो b स्क्वायर प्लस यदि आपके पास आधार l है तो l का स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो रहा है, करण का स्क्वायर। दोस्तों हमें करण चाहिए, इस त्रिभुज में हमें करण चाहिए। यदि आयत की बात करें तो आयत में ये विकर्ण होता है, लेकिन त्रिभुज की बात करें तो ये क्या होता है, आपकी करण होता है। इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं दोस्तों आप। इसको आप विकर्ण या इस आयत का तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसको आप विकर्ण या तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं दोस्तों आप इसको। जैसे कि हम करण ज्ञात करेंगे, इस घात को उठाएंगे तो ये अपना आप क्या हो जाएगी, एंड रूट में चले जाएगी दोस्तों। ये आपका करण क्या हो जाएगा, ये आप इसको घात में ले जाएगी, क्योंकि इसमें घात 2 है तो ये एंड रूट में चले जाएगी, और प्लस l स्क्वायर। ये आपका सूत्र बनता है, आपका आयत का विकर्ण दोस्तों। ये आपका आयत का विकर्ण का सूत्र बनता है। अब जैसे कि हमारे पास यदि क्वेश्चन में मीटर में दिया हो तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर, और यदि फुट में दिया हो तो फुट में लगा देंगे इसको। ये होता है दोस्तों आयत का विकर्ण। ये आपकी लंबाई आ जाएगी। कई बार दोस्तों क्या होता है कि यदि हमें क्या होगी दोस्तों, विकर्ण है हमारे पास, यदि इस त्रिभुज को हम जोड़ते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का योग करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है हमारा। यदि इस त्रिभुज को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, आयत का क्षेत्रफल आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट और बनता है। अब जैसे कि हमने पहले देखा था क्षेत्रफल में कि आपका क्षेत्रफल, यदि क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल पूछा जाए आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दें और आपको क्षेत्रफल दे दें और चौड़ाई दे दें और आपको यह पूछा जाए कि लंबाई ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल तो हमें कैसे लिखा था आयत का क्षेत्रफल में, कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लिखा था दोस्तों। यदि क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल भी दे रखा है और चौड़ाई भी दिया हुआ है और इसको आपको लंबाई ज्ञात करवाई है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसमें ये गुणा में ना, तो आप क्या करोगे कि क्षेत्रफल में आप यदि चौड़ाई का भाग दे देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, आयत की लंबाई आ जाएगी। यदि क्षेत्रफल में चौड़ाई का भाग दे दे, इस क्षेत्रफल में यदि आप चौड़ाई का भाग दें तो आपकी लंबाई आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों आपको यदि क्षेत्रफल दिया हो और आपके पास लंबाई दिया हो और आपको पास पूछा जाए कि आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो दोस्तों आयत की चौड़ाई होगी हमारी, इस क्षेत्रफल में यदि लंबाई का भाग दे देंगे, इस क्षेत्रफल में चौड़ाई हो जाएगी इसकी आयत की चौड़ाई दोस्तों। यदि क्षेत्रफल में आप लंबाई का भाग दे देंगे आयत की लंबाई का, तो आपकी आयत की चौड़ाई आ जाएगी। ये दोस्तों 2 सूत्र और बनता है आपका। तो दोस्तों इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आता है वर्ग। दोस्तों आप इसको नोट्स बनाकर या फिर अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख सकते हैं इसको। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आता है वर्ग। अब दोस्तों ये वर्ग क्या होता है, दोस्तों ये वर्ग क्या होता है, दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों वर्ग।
दोस्तों वर्ग वह होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, सभी भुजाएं समान हो। अब यहां पर लंबाई चौड़ाई की बात नहीं हो रही है, सभी भुजाएं समान हो। जैसे हम वर्ग बनाएंगे इस तरह से बनता है दोस्तों आपका वर्ग। दोस्तों इसमें क्या है कि सभी भुजाएं क्या है, समान। ये जितनी भुजा थी ये भी इतनी है, ये जितनी थी ये भी उतनी है, यानी ये भुजा सभी भुजाएं समान हो दोस्तों। ये आपका वर्ग होता है, सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ये आपकी क्या है, भुजा है दोस्तों। यहां पर आपके पास क्या है, भुजाएं। ये भी आपकी भुजाएं हैं, ये भी आपकी भुजाएं, ये भी भुजाएं हैं। अब इसका मान तो कैसे भी रख सकते हो, भुजा का मान ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये आपकी भुजाएं, ये जितनी भुजाएं ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है। अब इसमें दोस्तों इसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं। इसमें पहला आता है दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल। वहां पर हमने क्या किया है कि आयत का क्षेत्रफल में क्या किया है, वहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई। वहां पर क्या है कि भुजा असमान होने के कारण हमने लंबाई गुणा चौड़ाई रखी थी। यहां पर भुजा समान है, वहां पर क्या कहते हैं हमने आयत वाले में कि इसमें आपके पास ये बनता है आयत, या आपके पास लंबाई या चौड़ाई, इसको इससे गुणा किया तो आपके पास क्षेत्रफल आया। तो हमें भी यहां पर क्या करना है, इस भुजा को इस भुजा से गुणा करेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, एल गुणा बी किया था, यहां पर क्या करेंगे, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब यहां पर देखिए दोस्तों भुजा 2 है, 2 बार इसको गुणा किया जा रहा है। जब इसको 2 बार गुणा करते हैं तो क्या किया जाता है, भुजा का स्क्वायर किया जाता है, भुजा का स्क्वायर। लेकिन यहां पर क्षेत्रफल है तो इसमें वर्ग लगाना होगा, और यदि मीटर में दिया हो तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, या फुट में दिया हो तो क्वेश्चन में फुट लगाएंगे। इसका दोस्तों एक सूत्र और बनता है इसमें, एक दोस्तों ये बनता है कि यदि हमें भुजा न दिया हो, हमें इस आयत का विकर्ण दिया हो। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आयत की भुजा हमें दी नहीं होगी और आयत का विकर्ण हमें दिया होगा, सॉरी दोस्तों वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हमें दिया होगा और हमें भुजा न देकर तो हम दूसरा सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। दोस्तों हम जब भुजा ने दिया हो और विकर्ण दिया हो क्वेश्चन में, तो हमें 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब ये विकर्ण कैसे निकलता है, अब दोस्तों यहां पर वर्ग लगाना है, मीटर में दिया तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी आपके पास इसका क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। यदि आपके पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यदि दोस्तों आपके पास फुट में है तो फुट में लगा देंगे इसको। दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट बनता है हमारा परिमाप, परिमिति, या इसको परिधि भी कई बार दिया होता है तो इसको परिधि भी बोलते हैं। जिससे आयत वाले में हमने क्या परिमाप कैसे ज्ञात किया है कि सभी भुजाओं का योग, यहां पर भी सभी भुजाओं का योग है। इसमें जैसे कि माना है कि हमने भुजा ए माना है, यहां पर ये आपके पास ये भुजा है तो ये भी आपके पास ये भुजा है, ये आपके पास ये भुजा है तो ये भी ये भुजा है, क्योंकि सभी भुजा समान होंगे, सभी भुजाओं को एक मानेंगे। तो वहां पर क्या किया था हमने, लंबाई प्लस बी प्लस बी, तो यहां पर क्या होता, 2 एल था 2 बी था वहां पर आयत में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास भुजा है ए, 1 भुजा 2 भुजा प्लस 3 भुजा प्लस चौथी भुजा, ये आपको जोड़ेंगे तो इन सबको क्या आ जाएगा, 4a। यहां पर आपने क्या किया है कि ए है, एक को क्या ए क्या थी, भुजा थी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 गुणा भुजा। ये होता दोस्तों वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। यदि मीटर में दिया है क्वेश्चन में तो मीटर लगा देंगे, यदि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यदि फुट में दिया है तो फुट लगाएंगे वहां पर। 4 गुणा भुजा, यह आपका वर्ग का परिमाप आ जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है हमारा
वर्ग का विकर्ण, जैसे कि हमने आयत का विकर्ण देखे वहां पर, तो वहां पर क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र का प्रयोग किया था। इस तरह से था वो चित्र, यहाँ पर भुजा समान है लेकिन यहाँ पर वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र किया था इसको ज्ञात करने के लिए, इस दूरी को। तो ऐसा ही वहां पर करना है, ऐसा ही हमें वर्ग वाले में करना है। तो वहां पर क्या था, कर्ण की ज्ञात, आयत में कर्ण कैसे ज्ञात किया था, पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमें ए स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर यह आपका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। जैसे कि हम इसको घात 2 उठाते हैं तो ये अगली जो संख्या है वो अंडर रूट में चले जाती है और आपका क्या बन जाता है, कर्ण। यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब ये दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं होने की, ये मत समझना है कि यहां पर प्लस है माइनस है, यहां पर एक 2a स्क्वायर है तो आपका ये मतलब है कि इसमें बीच में गुणे का निशान है, इसमें गुणा ए, ये गुणा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट ए स्क्वायर। यदि अब इसका जो कर्ण था हमारे पास, इसका तो हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं कि 2 का अंडर रूट निकलता है, इसको जरूर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए को आपके पास ए स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अंडर रूट में ए गुणा ए। तो इनका तो वर्ग हो सकता है हमारे पास। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस कर्ण, यानी आपकी जो ये कर्ण है ये आपकी कैसे हो जाएगी, 2 का तो अंडर रूट निकलता नहीं है, हम ऐसे के ऐसे लिख दिया, और एक का ए 2 बार है तो इसको एक बार लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा दोस्तों, ये वर्ग का विकर्ण आ जाएगा हमारा। अब यदि मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और यदि हमारे पास फुट में है तो फुट में लगा देंगे। ये इसकी दूरी है दोस्तों, ये कर्ण, ये ना आपकी जो वर्ग है, ये वर्ग तो है ही पूरा, इसकी ये दूरी है, ऐसे ज्ञात किया जाए, इसको ऐसे ज्ञात किया जाए। यदि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आप जोड़ देंगे कुल, तो इनको आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो होता है हमारा त्रिभुज। दोस्तों हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है वो हमारा त्रिभुज होगा। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट हमारा है त्रिभुज। अब ये त्रिभुज होता क्या है दोस्तों, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज किसी भी तरफ हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समकोण भी हो सकता है। दोस्तों इस तरह से भी हो सकता है त्रिभुज। त्रिभुज किसी तरह से हो सकता है, समबाहु त्रिभुज ये भी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है। इसमें क्या है कि 3 भुजाएं, यहां पर 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आप त्रिभुज कहेंगे। इसमें भी दोस्तों कई पॉइंट आता है इसमें। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो हमारा है समकोण है, समकोण है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए हमारे पास, तो समकोण त्रिभुज देखो वहां पर हमने आयत वाले में देखा था कि आयत में जैसे कि हमारे पास आयत इस तरह से होता है, तो इस तरह से हमारे क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से हमारा त्रिभुज बन रहा है। यदि हम आयत जितने भी, जैसे कि हमने क्या किया कि फिर देखेंगे इसको, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र बोलता है दोस्तों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
आधार गुणा ऊंचाई। ये दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात तो यह है, सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तब तो आपका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। समकोण का यदि समकोण का पूछा जाए तो आपका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, समकोण त्रिभुज और त्रिभुज का पूछा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों समकोण और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता एक जैसा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं का यदि हमने तीनों भुजाएं हमें दे रखी है, ये भुजा भी हमें दी हुई है, ये भुजा भी हमें दी हुई है, ये भुजा भी दी हुई है। समद्विबाहु त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। यदि समद्विबाहु की त्रिभुज में भी यदि तीनों भुजाएं दी है, जैसे कि कितनी भी हो, चाहे वो 2 हो, 8 हो, 10 हो, जो इसमें तीनों भुजाएं आपके पास दे रखी हो, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और आपके पास ये है, यदि हमें तीनों भुजाएं दे रखी हो, आधार, लंब और तिर्यक ऊंचाई, ये दोस्तों आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई, या आप इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई या आप कर्ण भी बोल सकते हो। ये तिर्यक ऊंचाई या इसको आप कर्ण भी कह सकते हैं आपको। दोस्तों जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और हमें तिर्यक ऊंचाई न दिए हो, आपको आधार चाहे लंब दिया हो, ये नहीं है कि इस तरह भी हो सकता है, सॉरी दोस्तों, ए, बी और सी। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और आपको तीनों भुजाएं दी हो, तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप हीरो वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था हीरो वाला सूत्र, उसका प्रयोग करेंगे। कब करेंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण का नहीं दोस्तों, त्रिभुज का पूछा जाए। समकोण का पूछेंगे तो हमें 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और यदि हमें सभी भुजाएं दी हो, आधार, लंब और तिर्यक ऊंचाई, तब तो हमें हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि आपकी तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन में बना लिख देता हूं इसको। यदि तीनों भुजाएं दी हो, सॉरी, यदि आधार या लंब, यदि, या फिर इसको बोलते हैं यदि तिर्यक ऊंचाई न दी हो, यदि आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, तब तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण वाले त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि दोस्तों आपके पास यदि तिर्यक ऊंचाई है, ये तो पहला पॉइंट था कि यदि तिर्यक ऊंचाई नहीं दी हो, ये आपके पास नहीं हो और आपको ये बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि तिर्यक ऊंचाई भी दी हो, तिर्यक ऊंचाई भी दी हो, यदि तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी हो, तो वहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था, हीरो वाला सूत्र। तो यहां पर तीनों भुजाएं दे रहे, चाहे वो भुजाएं दो तो समान हो, चाहे आपका त्रिभुज चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी तरह से भी हो, लेकिन वहां पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे वहां पर। तो हमने बचपन में पढ़ा था हीरो वाला सूत्र का कैसे याद किया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √ S कोष्टक S - A S - B और S - C। दोस्तों ये हमारा सूत्र बनता है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि तीनों भुजाएं दी हो,
यदि तीनों भुजा, तिरे के नहीं लिखना है दोस्तों यहाँ पर, यदि तीनों भुजाएं दी हो, यदि तीनों भुजाएं दी हो तो आपको हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या है, यहाँ दोस्तों यहाँ एस बराबर एस कैसे ज्ञात किया जाएगा, यदि आपके तीनों भुजाओं का कुल योग करके आप 2 का भाग दे देते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यह आपका एस हो जाता है दोस्तों। यहाँ एस है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इन तीनों भुजाओं का योग करके आप 2 का भाग दे देंगे तो आपका एस आ जाएगा। दोस्तों ये नहीं है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, एस यहाँ पर 2 भुजा समान हो, जैसे कि a प्लस आपके पास ये तिर्यक ऊंचाई भी दी हो तो आप उसको b, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, समकोण का पूछते हैं तो हमने 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लिखा। लेकिन हमें क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तीनों भुजाएं दी हो तो हमें यहाँ पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें अब क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, वर्ग मीटर, यदि मीटर में नहीं दिया हो क्वेश्चन में तो आपको फुट में करना पड़ेगा, यदि फुट में नहीं दिया हो तो आपको सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा वहां। दोस्तों समकोण त्रिभुज हो गया हमारा, त्रिभुज का हो गया। तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। तीन त्रिभुज तो वही होता है जिसमें 3 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकर तो त्रिभुज कहेंगे। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि समद्विबाहु जैसे कि हमारे पास ऊपर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है दोस्तों, इसमें सभी भुजाएं क्या है, समान है। ये जितनी भुजाएं थी उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में, सॉरी दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज आपके ये है जिसमें 2 भुजाएं क्या हो समान, इसमें 3 भुजाएं समान हो रही है, ये अगले वाले में आएगा दोस्तों। ये आपके दो, जिसमें 2 भुजाएं समान, द्वि का मतलब होता है समान है लेकिन 2 भुजा, समान है लेकिन 2 भुजा, इसमें 2 भुजा समान है लेकिन तीसरी भुजा असमान है। यदि हमें यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए और हमें सिर्फ तिर्यक ऊंचाई कर्ण ने दिया हो, यदि ये भुजा हमें दिया हो ए, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपके साथ में इस भुजा के साथ में तिर्यक ऊंचाई भी दी हो तो हम हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का यही क्षेत्रफल सूत्र बनता है दोस्तों आपका, इसका अलग से नहीं बनता है। यदि हमें जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज के जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और दोस्तों इसमें यदि तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हो, कर्ण नहीं दिया हो, तो आप क्या करेंगे, समकोण वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सूत्र था उसी का प्रयोग किया जाएगा। यदि ये भुजाएं भी दिए हो, तीनों भुजाएं, तो आपका हीरो वाला सूत्र को बोला समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि वर्ग, ये क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जितना भी जिसका आयत का, वर्ग का, वृत्त का, तो हमें वर्ग लगाना होगा दोस्तों। चौथा पॉइंट हमारा बनता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनता है दोस्तों हमारा। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वहां पर तो समद्विबाहु में तो 2 भुजा समान थे, यहां पर क्या है, समबाहु, सम का मतलब समान भुजा, सभी की सभी 3 भुजाएं ही त्रिभुज की, तो सभी भुजाएं क्या है, समान है। जैसे कि हम चित्र से देखते हैं, यह आपका क्या बनता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। इसमें क्या है कि ये भुजा है, ये भुजा, सभी भुजाएं क्या है, समान है। यहां पर सभी भुजा समान होने से हमारा क्षेत्रफल बनता है, इसका में क्षेत्रफल बनता है इसमें। और यदि इसका क्षेत्रफल में क्या होता है कि दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का एंड 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये आपकी क्या है दोस्तों, ये भुजाएं है आपकी। यदि आपकी एक भुजा का मान याद है दिया हुआ है तो हमें भुजा का स्क्वायर यहाँ पर लगा के याद कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ये, यहाँ पर वर्ग मीटर में दिया हो तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, यदि फुट में दिया हो तो वर्ग फुट लगा देंगे यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें और क्या होता है कि इसमें जैसे कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो जाए, और जो इसमें क्या होता है कि जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, हमारे पास समकोण त्रिभुज है। जैसे कि हम समकोण त्रिभुज एक और बनाते हैं दोस्तों, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त बना सकते हैं क्या। और एक हो जाएगा आपका एक तो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में, एक हो जाएगा इस तरह से, और एक हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का दोस्तों जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर देखो वृत्त बनाए नहीं, इसके अंदर तो वृत्त हम नहीं बना सकते, नहीं बन सकता ना दोस्तों। ऐसे तो बना सकते हैं लेकिन वो बनता नहीं है। नहीं अंदर की ओर वृत्त बना सकते हैं ना हम बाहर की ओर वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि बाहर में तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो गोला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबा चौड़ा जाएगा। इसमें भी वृत्त अंदर की ओर नहीं बनता, बाहर के। इसमें बनता है दोस्तों आपके पास जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के अंदर की ओर भी वृत्त बन सकता है, अंदर की ओर भी बनता है, और इसके बाहर की ओर भी वृत्त और बन जाएगा। ये बाहर की ओर वृत्त है। इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपके समबाहु त्रिभुज की, ये त्रिभुज है दोस्तों समबाहु, इसकी ऊंचाई आपको पहले ज्ञात करनी पड़ेगा। यदि अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, चाहे वो बाहर का हो, यदि बाहर का क्षेत्रफल दिया हो तो हमें बाहर का क्षेत्रफल से हमारी जो त्रिज्या होगी, सॉरी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी, यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि यदि हमें क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी होगी तो बाहर वाले वृत्त की होगी, जो दोस्तों आपके बाहर वाले वृत्त का, जैसे कि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे कि त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की यदि आपके पास ऊंचाई है तो बाहर वाले वृत्त है ना, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी ये बाहर वाले वृत्त होता है दोस्तों, ये केंद्र होता है, इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, ये आपकी बड़ा आर, और ये एक आता है दोस्तों आपका छोटा आर। यदि बाहर वाले वृत्त की, यदि आपके पास समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हो और बाहर वाले वृत्त की यदि त्रिज्या निकालनी हो तो उसका आप क्या करोगे, 3 का भाग दे देंगे बाहर, यानी इसकी कुल ऊंचाई में, इसकी कुल ऊंचाई में 3 का भाग दे देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। बाहर वाले क्या आएगी, 3 का दोगे तो। यदि हमें 3 का भाग देकर, सॉरी 3 का नहीं सर, सॉरी दोस्तों, इसमें यदि 3 का भाग देकर 2 से गुणा कर देंगे, यानी इसकी ऊंचाई में यदि 3 का भाग, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में यदि हम 3 का भाग देकर 2 से गुणा कर देंगे तब तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या पूछा जाए आपसे तो दोस्तों अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि आपकी जो कुल ऊंचाई थी समबाहु त्रिभुज की, तो इसमें आप 3 का भाग दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगी, इसमें अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। 3 का देना है, गुणा नहीं करना है, 3 का दोगे तो अंदर वाले वृत्त के, यदि 3 से गुणा करके आप 2 से गुणा कर दोगे, 3 का भाग देके 2 से गुणा कर दोगे तो आपके बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है। जैसे कि हम इसमें पॉइंट बना सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट समबाहु अंत बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, जैसे कि हम बना सकते हैं बाह्यवृत्त, बाह्यवृत्त का मतलब बाहर वाला वृत्त की त्रिज्या। तो हमें क्या बनाना है, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज, जैसे आपके समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है आपकी, ये ऊंचाई दोस्तों, इस ऊंचाई की बात कर रहा हूं। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में यदि आपका
3 का भाग दें और 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, महावृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ये त्रिज्या आ जाएगी बाहरी वृत्त की। तो हमें बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा अंदर यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। यदि अंदर वाले की जो इस समबाहु त्रिभुज में अंदर में जो त्रिभुज बन रहा है, सॉरी वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको r चाहिए। तो ये r आपको क्या हो जाएगा कि जो समबाहु त्रिभुज थी, इस समबाहु त्रिभुज की में आज यदि आप 3 का भाग दे देते हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई में यदि आप 3 का भाग देते थे तो आपके पास अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, यानी आपका छोटा आर आ जाएगा। यह आपका बड़ा आर है, यह छोटा आर है। अब ऐसे तो जैसे दोस्तों इसमें क्या होता है कि बुक में तो और ही तरह से किया है, इसमें बुक में तो दोस्तों इसमें और किसी तरह से सूत्र बनाया हुआ है कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या अंदर वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात किया है। वहां पर तो सिर्फ वहां पर तो हमें क्या किया है कि a/2√3 का प्रयोग किया है कि यदि हम अंदर वाले वृत्त की बात करें तो वहां पर क्या करें, a/2√3 का यदि हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल r ज्ञात करेंगे तो बुक में तो ऐसा किया है। तो हमें बुक के अनुसार नहीं करना है, हमें जब इसी को आधार के बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन देखिए कैसा ठीक होता है, इसी की तरह होता है या इसकी तरह होता है। ये भी ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें इसको हमारी ओर से क्वेश्चन हमें आंसर तक पहुंचना है, इसको हमें हमारा आंसर तक जाना है। तो ये दोस्तों अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या का है। और बाहर वाले वृत्त की पूछा जाए तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आपका दोस्तों a, यानी इसका क्षेत्रफल जाएगा दोस्तों बाहर वाले वृत्त का क्या हो जाएगा दोस्तों a/√3। यह आपकी r हो जाएगी बाहर वाले वृत्त की और ये अंदर वाले वृत्त का हो जाएगा। दोस्तों ये होगा हमारा त्रिभुज। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट होगा, हाँ दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान में रखना, यदि हमें यह पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, इनका परिमाप भी पूछ, कई बार इसका परिमाप भी पूछ लेते हैं। तो परिमाप में मैंने क्या बताया कि सभी भुजाओं का योग ही होता है इसमें। अब जैसे कि अब वहां पर क्या होता है कि सभी भुजाओं के योग या कुल लंबाई भी कह सकते हैं, सभी भुजाओं की कुल लंबाई। जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये भुजा जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, परिमाप। और यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा जोड़ देगी तो वो आपकी इस त्रिभुज की परिमाप आ जाएगी, परिमाप या परिमिति। और यदि इस भुजाओं को तीनों भुजाओं को योग कर देंगे त्रिभुज के तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है समांतर चतुर्भुज। दोस्तों समांतर चतुर्भुज क्या होता है? दोस्तों समांतर चतुर्भुज हमारा जिसमें आमने सामने की तो भुजाएं समान होती हैं लेकिन इसमें अंतर होता है। आमने सामने की भुजाएं वो आयताकार जैसे देखने को नहीं मिलेगा, आपको हमें आयताकार जैसे देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों हमारा जो चौथा पॉइंट आता है वो हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अब ये समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, जिसमें आमने सामने की भुजा तो समान होती है लेकिन वो आमने सामने की भुजा समान होती है, इसमें वो ऊंचाई नहीं होती है, उसमें तिर्यक ऊंचाई होती है। आधार तो सही है आपका लेकिन इसमें ऊंचाई होती है। तो वहां पर क्या होता है कि आपके दोस्तों देखिए इसमें आपके पास इस तरह से है, अब यहां पर देखिए दोस्तों यहां पर क्या है कि आमने सामने की तो भुजा समान है। यह आपका समांतर चतुर्भुज बनता है। तो दोस्तों ये आपका समांतर चतुर्भुज में
क्या है कि इसमें ये भुजा समान है, ये भुजा समान है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल हम दोस्तों दो तरह से निकालेंगे। यदि अब इसका क्षेत्रफल दोस्तों हमें दो तरह से निकालेंगे क्षेत्रफल। यदि हमें क्वेश्चन में यह दिया हो कि समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी, यदि क्वेश्चन में हमें यह दिया हो कि समांतर भुजाओं का योग तथा इनके बीच की दूरी, अलग अलग मान दिया हो, समांतर भुजाओं की ये मान है, समांतर भुजाओं का योग का ये मान है और समांतर भुजाओं के इनके बीच की दूरी का मान ये है, तब तो हमें उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा, सॉरी दोस्तों ये नहीं है इसका सूत्र, ये समांतर चतुर्भुज का नहीं है दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज का नहीं है दोस्तों। समांतर चतुर्भुज का होता है जैसे कि हमें आधार तो हमारे पास है, इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही होता है दोस्तों, सॉरी 2 होता है इसमें पहले सूत्र का कैसे प्रयोग किया गया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों, ये समांतर चतुर्भुज होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये दोस्तों आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहां पर आधार तो है हमारे पास, लेकिन ये आपकी ऊंचाई नहीं है दोस्तों, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना आपको, चाहे किसी भी हालत में कैसे भी ज्ञात करना पड़े ऊंचाई, लेकिन ये आपके पास यदि क्वेश्चन में दिया हो कि आपको इस चित्र इस प्रकार का चित्र बना दिया जाए और आधार दे दिया है और आपको पास ये तिर्यक ऊंचाई देते तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई नहीं लेना है दोस्तों, ये गलती कर देते कई बार स्टूडेंट, इसको क्या करते तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर बना लेते हैं, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं लेना, केवल ऊंचाई लेनी है, सिर्फ केवल ऊंचाई। दूसरा बनता है कि दोस्तों यदि हमें समांतर चतुर्भुज में यदि कोई विकर्ण हो, विकर्ण की भी मतलब विकर्ण की भुजा भी दी हो प्रश्न में, यदि हमें समांतर चतुर्भुज में विकर्ण भी दिया हो, जैसे कि हमारे समांतर चतुर्भुज ये है, इसमें विकर्ण ये होता है, तो इसमें किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसमें इस सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे? अब ये आपका विकर्ण है, ये भी आपके दिया हो, यदि आपकी ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तब इसका प्रयोग नहीं करेंगे समांतर चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए। आपको कहेगा कि समांतर चतुर्भुज ज्ञात कीजिए और आपका कर्ण भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और आपके पास ऊंचाई भी दिया हो और आधार भी दिया हो, तो आपको क्या कैसे कहेगा ना क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल हमें अभी भी पढ़ा था कि तीनों भुजाएं दी हो, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, हमें हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा यहां पर। यदि जब विकर्ण भी दिया हो तो, यानी तिर्यक ऊंचाई भी दिया हो, जब आपको तिर्यक ऊंचाई भी दिया हो, विकर्ण ये भी दिया हो और ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तब आपका क्या करना पड़ेगा? वहां पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए। समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, जो हमने अभी भी पढ़ा था कि हीरो वाला सूत्र का, और हमने बचपन में पढ़ा दोस्तों कि √s कोष्टक s-1 कोष्टक s-b और s-c, वहां पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब यहां पर दोस्तों ये यदि हम हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या होता है कि वहां पर यहां पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताता है, हमें ये इतना क्षेत्रफल ही बताता है। यदि हम हीरो वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, तिर्यक ऊंचाई दी हो और इसका भी मान हो और इसका भी मान दिया हो, तो वहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आता है, लेकिन हम क्या करते हैं वहां पर हीरो वाला सूत्र का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन वो इतना क्षेत्रफल आता है हमारे पास। लेकिन हमें तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है इसका समांतर क्षेत्रफल, तो ये जितना क्षेत्रफल आता है इतना, तो इसको आप दुगना कर दोगे, यानी आप इसको दुगना कर दोगे तो आपका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज यदि विकर्ण भी दिया हो, तीनों भुजाएं दिया हो, तो इनका क्षेत्रफल आपके पास हीरो वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कि हमारे पास ये क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका दुगना कर देंगे तो आपका समांतर चतुर्भुज आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि हीरो वाला सूत्र अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट हमारा आता है कि तीसरा पॉइंट बनता है दोस्तों इसमें। ये तो इसका क्षेत्रफल था दो कंडीशन में, दो तरह से इसका क्षेत्रफल तो निकाला जाता है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप, मैंने पहले ही बताया कि परिमाप, परिमिति, परिधि, परिमिति, परिधि, यदि परिमाप, परिमिति और परिधि समांतर चतुर्भुज का पूछा जाए तो इनके क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं का योग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो आधार था, यानी आप क्या करोगे कि आधार गुणा, सॉरी दोस्तों गुणा नहीं, प्लस ऊंचाई, इनको जोड़ेंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। बात तो वही है, इसमें 2 आधार हो जाएगा, 2 ऊंचाई हो जाएगा। यदि 2 आधार हैं तो दोनों में 2 आ रहा है, 2 को बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, आधार प्लस ऊंचाई बचा। यह आपका परिमाप आ जाएगा, किसका, समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा दोस्तों आपका। ये दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा आपके पास। दोस्तों अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है समचतुर्भुज। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है समचतुर्भुज आता है हमारा। पांचवा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा समचतुर्भुज। दोस्तों समचतुर्भुज जिस चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, सभी भुजाएं। अब वो वर्ग जैसा नहीं बता रहे हम, वर्ग में तो क्या था कि इसमें जो लंबाई थी, सॉरी इसमें जो भुजाएं सभी समान, तो वहां पर भी थी सभी समान थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं है जैसे हमारे अब जैसे कि समचतुर्भुज में देखेंगे तो समचतुर्भुज क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये भुजाएं भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर समान है, सभी भुजाएं समान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या है कि तिर्यक ऊंचाई आ रही है हमारे पास, उसमें वो नहीं आ रही है कि लंबे इसकी ऊंचाई समान है, इसमें तिर्यक ऊंचाई आ रही है इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न तो आधार न ऊंचाई लेना है यहाँ पर कि सभी भुजाएं यहाँ पर समान है, और न तो हमें आधार न ऊंचाई लेना है, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और इन दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आप इसमें 2 का भाग देना होगा, वो आपका आएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होगा दोस्तों, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। दोस्तों विकर्णों का गुणनफल करके आप 2 का भाग दे देंगे तो आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। दोस्तों हमें समचतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो विकर्णों का गुणनफल करके आप 2 का भाग दे देंगे तो आपका समचतुर्भुज का, यदि मीटर में तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर और फुट में तो फुट वर्ग फुट दे देंगे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। दोस्तों समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि इसमें समलंब चतुर्भुज में 2 तरह से क्षेत्रफल निकाला जाता है। पहला क्षेत्रफल यदि हमें क्वेश्चन में जो समांतर भुजाएं हैं, यदि समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी दी हो
तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/2 गुणा आधार समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनकी बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी। यदि क्वेश्चन में हमें यह दिया हो कि समांतर भुजाओं का योग और इनकी बीच की दूरी अलग अलग मान दिया हो, तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका प्रयोग करेंगे। यदि हमें विकर्ण पर दो लंब डाला गया हो, जैसे कि हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज यदि हमें क्वेश्चन में समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी दिए हो, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि हमें क्या करें कि यदि एक विकर्ण पर डाला गया लंब हो, जैसे आपके पास ये विकर्ण होता है दोस्तों, यदि इस विकर्ण पर आपके पास दो लंब डाला गया हो, एक लंब तो ये दोस्तों, एक लंब ये दोस्तों, यदि दो लंब डाला गया आपके पास, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि आपके समलंब चतुर्भुज में दो विकर्ण के यानी विकर्ण की जो लंबाई है, इस पर दो लंब डाला गया हो, तो इनका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि हमें मान लेते हैं इसकी विकर्ण आपके पास d सेंटीमीटर है, d सेंटीमीटर में या मीटर या फुट में मान लिए d है, इसको आप p1 मान लें, इसको p2 मान लेंगे, इसको d p1 p2। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों? यदि हमें विकर्ण पर दो लंब डाला हो, विकर्ण पर दो लंब डाला हो, 1/2 कोष्टक p1 प्लस p2 गुणा में d, यह आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। p1 तो आपका ये लंब था, p2 आपके पास ये लंब था, और इसको आप जब दोनों के जोड़ोगे, इसको गुणा करोगे, इसमें 2 का भाग दे दोगे, तो आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ग भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्र वाले क्वेश्चन में जितना भी क्षेत्र में निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको वर्ग लगाना है। दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो होता है दोस्तों वृत्त वाला होता है। दोस्तों वृत्त का होता है दोस्तों वृत्त का ये जो पॉइंट आता है हमारा, जो ये बिंदु है, जो इसमें भी कुछ पॉइंट और रहते हैं। जैसे कि हम वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त आपका कैसा होता है? इस तरह से होता है आपका वृत्त, और ये आपका केंद्र बिंदु होता है, और ये आपकी क्या होते हैं? त्रिज्या होती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर, यह आपकी जब त्रिज्या ये जब क्वेश्चन में न दिए हो, यानी आपको जब त्रिज्या न दिए हो, कई बार क्या होता है हमें त्रिज्या न दे करके के वृत्त का व्यास दे देता है। यदि हमें देखो दोस्तों इसमें त्रिज्या आपके पास, पहले से उसको त्रिज्या को देख लेते इसमें किस नाम से जाए आपका। यदि अर्ध व्यास त्रिज्या, अर्ध व्यास और त्रिज्या, ये दोनों नाम एक ही होता है दोस्तों, ये दोनों नाम एक ही होता है। यदि आपको वृत्त के अर्ध व्यास दिया हो, अर्ध व्यास का मतलब आधा, यानी ये यदि हमें पूरी लाइन खींचेंगे तो वो तो आपका व्यास हो जाता है,
और अर्धव्यास को ही त्रिज्या बोला जाता है। इनको आप आर से दर्शाते हैं। अर्धव्यास को त्रिज्या बोला, अर्धव्यास त्रिज्या दोनों एक ही नाम है दोस्तों, और आर से इसको दर्शाते हैं इसको। यदि हमें क्वेश्चन में यह दिया हो कि व्यास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यास या त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें व्यास में 2 का भाग दे देंगे। व्यास क्या होता है, ये पूरा आपका व्यास ही है। इसमें व्यास का मतलब वृत्त का आधा, वो तो वृत्त अर्धवृत्त हो जाता है दोस्तों, लेकिन ये जो आपका वृत्त की जो आधा वृत्त कटा हुआ है, ये कटा हुआ भाग इतने क्या आपका व्यास है। लेकिन ये व्यास का अगर आपका 2 का भाग दे देंगे इस व्यास में से, तो आपकी व्यास क्या हो जाएगी, अर्धव्यास या त्रिज्या, ये आ जाएगी आपके पास। कई बार दोस्तों क्या होता है, इसी में क्वेश्चन में ये बोली जाता है कि ये वृत्त है, इस वृत्त का जो कितना कोण का डिग्री कोण बनता है, यानी इसका कितना डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों हमने बचपन में पढ़ा था कि तो यहाँ तो हमारे पास क्या होता है कि ये तो देखो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, एक वृत्त का कितना कोण डिग्री होता है। तो हमने पढ़ा था कि बचपन में कि ये इतना तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ये तो दोस्तों आपके पास 90 है, ये भी 90 है दोस्तों, ये भी 90 है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो वृत्त के संपूर्ण कोण होता है वो होता है 360 डिग्री होता है। 90 90 90 90 यानी 90 + 90 + 90, तो 360 डिग्री का कोण बनता है वृत्त में। ये भी बात थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखना है हमें। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा सूत्र क्या बनता है, πr²। क्षेत्रफल है तो आप वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट ऐसा लगाना है दोस्तों। वर्ग क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। दूसरा है दोस्तों वर्ग की परिधि। कई बार दोस्तों परिधि नाम देकर के इसको परिमिति भी दे देता है इसको, परिमिति। यदि परिमिति भी नहीं देता है तो आपको परिमाप भी दे देता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परिमाप। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चनों में है ना, वृत्त वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि परिधि का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। तो ये वृत्त के परिमाप क्या होता है, ये आपका परिमाप है। यानी इस वृत्त की जो लंबाई है ना, इसकी जो चारों ओर किनारे किनारे की जो लंबाई है, ये आपकी वृत्त की परिधि जाएगी। इसका सूत्र होता है दोस्तों 2πr। लेकिन यहाँ पर परिधि परिमाप है, लेकिन वर्ग नहीं लगाना है, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर फुट में लगाना है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में दे देता है कि आपका जो आयत है उस आयत की लंबाई आपको दे देता है। आपको क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको आयत की लंबाई दे देता है, और आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों वृत्त की त्रिज्या का देखो 2 सूत्र बनता है हमारा। आप तो पहले तो ये देखेंगे अर्धव्यास को ही आप त्रिज्या कहेंगे, इनको आप आर से दर्शाते हैं। अगर यदि हमारे पास व्यास दिया हो तो व्यास का आधा कर देंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि दोस्तों आपके पास आयत की लंबाई दी हुई थी, आयत की लंबाई, और वहां पर पूछा जाता है कि आपका आयत का परिधि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए या फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वहां पर यदि हमें आयत की लंबाई दी होगी तो वहां पर और वो आपसे पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल या परिधि बताइए, दोस्तों त्रिज्या बताइए। आप क्षेत्रफल से नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, बोल रहा हूँ दोस्तों। इसमें कि आप जब वहां पर आयत की जो लंबाई दी होगी और हमें पूछा जाए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या वहां पर क्या हो जाएगी, आयत की जो आयत की लंबाई है दोस्तों, वहां पर क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें क्या होगा, हमें कंफ्यूज हो जाए कि इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात करें।
तो दोस्तों हमें आयत की लंबाई दी हो तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो आयत की लंबाई में 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपकी त्रिज्या आ जाएगी इसमें। दोस्तों ये वृत्त बन गया। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है हमारा दोस्तों, चौथा पॉइंट, अर्धव्यास। दोस्तों इसके अगला पॉइंट आता है हमारा अर्धव्यास। दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा अर्धव्यास। अर्धव्यास, इस अर्धव्यास का क्षेत्रफल, अर्धव्यास आता है इनका एक पहला तो पॉइंट इसमें बनता है कि क्षेत्रफल, अर्धव्यास, सॉरी अर्धव्यास नहीं, अर्धवृत्त दोस्तों, सॉरी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होता है दोस्तों। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपके जो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाला गया था इसका ये, यानी ये तो ये आपका आधा भाग होता है वृत्त का। इस संपूर्ण क्षेत्रफल में यदि आप 2 का भाग दे देंगे तो वो आपका अर्धवृत्त कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास ये सूत्र था क्षेत्रफल, तो हमारे पास सूत्र था पाई आर स्क्वायर, ये तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल है। यदि इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों इसकी परिधि, परिधि, परिमाप, परिमिति। दूसरा पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा परिधि। दोस्तों इस परिधि में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जो परिधि, वृत्त में जो परिधि थी उसका भी आधा कर दे, नहीं दोस्तों, आधा नहीं करेंगे। आधा तो तब होता है जब आपके पास ये वृत्त होता है, इस वृत्त का इतना इतना हिस्सा होता, तब तो आधा, तब तो इसकी लंबाई ये थी आधा तो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इसको इस तरह से हो रहा है, इसकी ये भी तो लंबाई है ना, इसकी ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, तो उसको आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हो कि आपका ये क्या होता है कि सेंटर बिंदु होता है आपका, ये आपके पास क्या होता है आर, ये भी आपके पास क्या होते हैं आर, त्रिज्या होते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनता है, व्यास बन जाता है। यानी ये भी आपकी त्रिज्या और ये भी आपके पास त्रिज्या, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, हमारे पास व्यास आता है। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, परिधि में 2 पाई आर था इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पाई आर ले लेंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बार आर है तो 2 आर, ये आपका अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी दोस्तों, अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी दोस्तों ये आपकी है। और दोस्तों इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा अर्धवृत्त के बाद में, वृत्त में आ रहे हैं दोस्तों, अर्धवृत्त के बाद में होता है दोस्तों हमारा वृत्तखंड होता है। दोस्तों 5वां पॉइंट है हमारा वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड होता कैसा है, किस तरह से दिखाई देता है हमें, किस तरह से होता है दोस्तों, ये आपका वृत्त है दोस्तों, ये आपका वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु है, आपके पास ये त्रिज्या है और ये भी आपके पास त्रिज्या है, आर है। ये दोस्तों आपका वृत्तखंड होता है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है कई बार दोस्तों, इनका क्षेत्रफल का अनुपात भी पूछा जाता है। तो वृत्त का यानी कई बार पूछा जाता है कि इस क्षेत्रफल का और इस क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, और कई बार क्या बचा है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपके पास त्रिज्या भी है, ये भी है, लेकिन आपको ये बिंदु, आपके पास ए बिंदु जाएगा, ये आपके पास बी बिंदु जाएगा। ए और बी बिंदु के बीच में जो दूरी होगी वो आपकी चाप या जीवा, चाप या जीवा की लंबाई आएगी आपके पास। यानी जो आपके पास ए और बी के तो बिंदु के बीच की दूरी है वो आपकी चाप या जीवा की लंबाई आ जाएगी। इसको भी कई बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लेंगे, इसकी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए,
इन दोनों का क्षेत्रफल का मध्य में अनुपात क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो तरह से निकलता है दोस्तों। इसमें एक तो निकलता है दोस्तों हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो तरह से निकालते हैं दोस्तों। हमें क्या होता है कि 1/2 गुणा ए बी क्या है हमारे चाप या जीवा की लंबाई, यानी 1/2 गुणा ए बी जीवा की लंबाई, ठीक है। और इसको आप आर से गुणा कर देंगे। ए बी क्या है, ए बी इसकी लंबाई है चाप और जीवा, और इस लंबाई को आप यदि आर से त्रिज्या से गुणा कर देंगे तो आपका पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला सूत्र तो ये बनता है दोस्तों। यदि दोस्तों आपके पास क्या होता है कि यदि आपके पास चाप की लंबाई नहीं दी हो आपको क्वेश्चन में, और आपको त्रिज्या दी हो, और त्रिज्या के साथ में आपका ये डिग्री कोण भी दिया हो, थीटा, ये कोण दिया हो, त्रिज्या और थीटा दिया हो, यदि ये न दिया हो और थीटा और आर आपकी त्रिज्या दिया हो, तो इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों वहां पर क्या हो जाएंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री का भाग दे दें। ये दूसरा सूत्र बनता है दोस्तों हमारा वृत्तखंड का। यदि हमें चाप की लंबाई नहीं दिया हो और यदि हमें ये कोण दिया हो और हमें त्रिज्या दिया हो, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा का मान आ जाएगा, ये कोण चाहे कितना का हो, 70 का 80 का जितना भी होगा वहाँ पर उतना ही मान लिखेंगे और 360 का भाग दे देंगे पाई आर स्क्वायर का। इसका सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं दिया हो तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि हमें ये नहीं दिया और ये दिया हो तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी जो दिया हो उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि इसमें हमें ये पूछ लिया जाता है कि ए बी जो चाप है, जीवा है, इसकी लंबाई बताइए हमें। छठा पॉइंट बनता है दोस्तों, कई बार क्या पूछा था, ए बी चाप और जीवा की लंबाई बताइए आप। तो दोस्तों इसका भी लंबाई होता है चाप या जीवा की लंबाई। चाप या जीवा की लंबाई दोस्तों इधर लिखता हूं मैं, चाप की और जीवा की लंबाई होता है दोस्तों 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 का भाग दे देंगे इसमें। यदि चाप और जीवा की लंबाई पूछा जाए आपसे और आपके पास थीटा भी दिया हो डिग्री कोण, और यदि हमें आर त्रिज्या भी दिया हो, तो इस सूत्र का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे चाप और जीवा की लंबाई आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम और देख लेते हैं। हमें चाहे किसी का भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका जो पहला पॉइंट बनता है दोस्तों कि आपका जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल है वो किससे बड़ा होगा, आयत से भी बड़ा होगा, आयत से भी बड़ा होगा। और कई बार पूछ लिया जाता है इसमें वर्ग का क्षेत्रफल मान ज्ञात करने के लिए हमें अनुपात पूछ लिया जाता है, तो हमें अनुपात इसी तरह से ज्ञात करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से भी बड़ा होता है। और जैसे कि त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल से बड़ा होता है। अब होता है कैसे है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से बड़ा होता है। और समांतर चतुर्भुज हो आपके पास, समांतर चतुर्भुज इससे भी बड़ा होता है, समांतर चतुर्भुज से भी बड़ा होता है, समलंब चतुर्भुज, यानी जो आपके पास जो आगे के जो जितने भी क्षेत्रफल होते हैं दोस्तों
वर्ग के अलावा तो वर्ग उससे क्या होगा, उससे बड़ा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी हम जो जितने जो नियम या फिर जो पॉइंट पढ़े थे उसको एक बार फिर से हम पूरे बोर्ड पर लिखेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर अपने नोटबुक में उतारना है ताकि हमें क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। क्वेश्चन को दोस्तों हमें आसानी से कर सकें। और दोस्तों जो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके जो सामने पहले क्या किया जाएगा, इस बोर्ड पर आपके बुक में, यानी बुक में आपको 15 या 20 सेकंड का आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। बुक में से 15 या 20 सेकंड का आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। आप उसको वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप अपने नोटबुक में उतार कर उसको, इस सवाल को हमें एक एक करके देखेंगे। और दोस्तों जो हमारी जो बुक होगी वो हमारी होगी अंक गणित। अंक गणित की जो बुक है दोस्तों हमारी अंक गणित बुक है, उस बुक का लेखक है उसका नाम है डॉक्टर RS अग्रवाल। दोस्तों हमारी जो डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक है अंक गणित की, उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे। डॉक्टर RS अग्रवाल की जो बुक लेखक है, उस लेखक की जो किताब बुक है, जो उसको अनुसार ही हम एक एक क्वेश्चन को हम हल करेंगे, इसी बुक के अनुसार ही। तो दोस्तों चलिए हम एक बार इसको पूरे आपके बोर्ड के सामने जितने भी नियम पॉइंट था उसको हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपके सामने जितना भी नियम बनता है, सूत्र बनता है, उसको आप अच्छी ढंग से याद कर सकें और आप किसी नोट में अच्छे ढंग से उतार सकें और आपको क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपके सामने जो जितने भी सूत्र हैं इसको आप अपने मोबाइल में या अपने नोटबुक में, इसको अब मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यदि आपके पास नोटबुक में उतारना चाहते हैं तो आप इसको नोटबुक में अच्छे ढंग से उसको उतार के हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कितना अच्छा रहा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम अगले वीडियो में क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपको पहले इसको नोटबुक में या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हम उतार लेना ताकि हम अच्छे ढंग से याद हो जाएं और हम अगले वीडियो में ट्यूशन की ओर चलेंगे दोस्तों।